हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट वर्ड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट मैनेजमेंट का, और इसे काफ़ी बार क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, 6 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, और इस टॉपिक से काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 का ही स्टूडेंट सब टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, देयर वाज ए टाइम व्हेन मोस्ट रीजन्स वेर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। कहा जा रहा है एक समय था जब जो अधिकतर रीजन्स थे, यहाँ रीजन से तात्पर्य स्टेट या कंट्री से है, एक प्रांत से है, वो सारे क्या थे, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट थे। यानी कि इकोनॉमिकली अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो सारे लोग क्या थे, आपस में यानी कि सारे लोग अलग अलग क्या थे, आत्मनिर्भर थे, एक तरह से सेल्फ सफिशिएंट थे। Locally produced foods, fuels and raw materials were generally processed for local consumption। यानी कि जो लोकली, एक अगर हम रीजन की बात करें, एक प्रांत की बात करें, तो उस प्रांत में जितने लोग रहते थे लोकली, वो खुद अपना जो फूड है या फ्यूल्स है, जितने भी रॉ मटेरियल्स का वो कंजप्शन करते थे। यानी कि जो वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उसका खुद से वो लोग क्या कर देते थे, उपजा देते थे। मतलब क्या, वो लोग खुद से जो फूड को क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे, उसे खुद उपभोग भी करते थे। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ, मीन्स एक प्रांत है, कोई एक रीजन है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो खुद अपने आवश्यकताओं को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे बात समझ में, फिर से समझिए। कहा जा रहा है कि लोकली प्रोड्यूस्ड फूड्स, फ्यूल्स एंड रॉ मटेरियल्स वेर जनरली प्रोसेस्ड फॉर लोकल कंजप्शन। यानी कि जो लोकली लोग हैं वो लोग खुद कंज्यूम भी कर रहे हैं, ठीक है, और खुद प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। बस यही है। ट्रेड बिटवीन डिफरेंट रीजन्स वाज क्वाइट लिमिटेड। जो अलग अलग दो रीजन्स या 2-3 रीजन्स को अगर हम मिला दे तो उनके बीच में जो ट्रेड था, वो व्यापार था, वो काफी क्या था, लिमिटेड था, इतना हद तक नहीं था। टुडे, आज के जमाने में, द इकोनॉमीज ऑफ मोस्ट कंट्रीज आर सो इंटरकनेक्टेड दैट दे फॉर्म पार्ट ऑफ अ सिंगल इंटरडिपेंडेंट ग्लोबल इकोनॉमी। आज जो है अधिकतर सारी कंट्रियों की, अधिकतर सारी देशों की जो इकोनॉमीज है, जो अर्थव्यवस्था है, वो इतने इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं, आपस में इतने मिल चुके हैं कि उनको मिला के एक ग्लोबली इंटरडिपेंडेंट हम लोग इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। और इसी अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइजेशन का नाम दिया गया है, वैश्वीकरण का नाम दिया गया है। ग्लोबलाइजेशन को वैश्वीकरण हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो आइए ग्लोबलाइजेशन के बारे में अब हम लोग जानते हैं। ये तो हमने समझा कि आखिर ये कैसे ग्लोबलाइजेशन का टर्म्स आया। सो ग्लोबलाइजेशन क्या है? इट इज द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, यहां से आपसे एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, services and people across the world in seamless and integrated manner। यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या है, गुड्स यानी कि जितने भी प्रोडक्ट है, जितने वस्तुएं हैं, सर्विसेज कोई भी सर्विस हो, इधर वो कोई आईटी सर्विस हो, फाइनेंस सर्विस हो, लीगल एडवाइस सर्विस हो, एंड पीपल कोई भी पीपल क्या कर सके, फ्री मूवमेंट कर सके, उनका जो मूवमेंट हो, यानी एक जगह से दूसरे जगह पे वे जा सके, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, इन अ सीमलेस एंड इंटीग्रेटेड मैनर, यानी कि आसानी तरीके से, निर्बाध गति से वो लोग जा सके। इंटीग्रेटेड मैनर यानी कि एक इंटीग्रेटेड मैनर में। फिर से समझिए इस पॉइंट को, ग्लोबलाइजेशन क्या है स्टूडेंट, ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखने, क्या क्या, गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल, क्योंकि ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज द फ्री मूवमेंट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए गुड, ऑप्शन नंबर बी सर्विसेज एंड ऑप्शन नंबर सी पीपल, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जा चुके हैं, तो आपको ऑल ऑफ द अबव टिक करना है। सो ग्लोबलाइजेशन का सीधा सा तात्पर्य ये है कि विश्व में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और जितने भी प्रोडक्ट हैं, गुड्स हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह पे, यानी कि यहाँ पे कंट्रीज की कोई सीमा ना हो, कोई स्टेट की सीमा ना हो, इन सीमाओं को पार करते हुए निर्बाध
रूप से क्या कर सके, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग ट्रांसफर कर सके, जा सके, इसे ही ग्लोबलाइजेशन कहा गया। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का सीधा सा अर्थ ये कि पूरे विश्व के जितने देश है सभी को ट्रेड के क्षेत्र में यानी व्यापार के क्षेत्र में क्या कर देना, एकीकरण कर देना, इंटीग्रेट कर देना, ये है ग्लोबलाइजेशन। तो आई होप आप लोग फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे कि ग्लोबलाइजेशन आखिर इसका मतलब क्या है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग अच्छे से समझते जाएंगे। सेकेंड पॉइंट कहा जा रहा है कि इंटीग्रेटिंग इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज अंडर द कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर। देखिए, हम लोग ग्लोबलाइजेशन को कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटीग्रेटिंग इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्री, यानी कि जो एक अर्थव्यवस्था है उसको दूसरे अर्थव्यवस्थाओं के साथ क्या करना, मिलाना, दूसरे अर्थव्यवस्थाओं में उसे समाहित कर देना अंडर द कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, एक कंडीशन के अंदर, एक शर्त के साथ। कौन सा शर्त, कि जो हमारा ट्रेड हो, जो व्यापार हो, और जो हमारा कैपिटल हो यानी जो हमारा पूंजी हो वो क्या कर सके, निर्बाध तरीके से फ्री फ्लो उसका हो सके अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, फिर से समझिए कि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को किसी दूसरे या बहुत सारे पूरे ग्लोबल अर्थव्यवस्थाओं के साथ क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना, मिला देना अंडर द कंडीशन ऑफ हमारा जो ट्रेड हो, व्यापार हो, और जो पूंजी हो वो क्या कर सके, वो उसका प्रवाह अच्छे से हो सके, उसका फ्री फ्लो हो सके। ठीक है, ये है ग्लोबलाइजेशन। हमने अलग अलग पॉइंट्स में स्टूडेंट आपको अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से जाएं और ग्लोबलाइजेशन अगर पूछा जाए तो सारे पॉइंट्स को लिख कर आए। थर्ड कहा जा रहा है मे बी डिफाइंड एज, ग्लोबलाइजेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस इसे बोल सकते हैं, एसोसिएटेड विथ इंक्रीजिंग ओपननेस, जो कि ओपननेस, स्वतंत्रता को, व्यापार में खुली स्वतंत्रता को बढ़ावा देता हो, ग्रोविंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, यानी कि ये क्या करता हो, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था पे कितना डिपेंड करती हो, इसे क्या करता हो, ग्रो करता हो, एंड डीपिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, एक ग्लोबल इकोनॉमी जो उभर कर सामने आ रही हो, उसमें क्या करना, इंटीग्रेट कर देना। तो सीधी सी अगर हम बात समझे तो एक ही बात को हमने आपको डिफरेंट पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें और थोड़ा आपके पास कंटेंट भी बन जाए। ये जो पीडीएफ है स्टूडेंट, ये आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाता है। आपको मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ और पिछले वीडियोज में भी कहता आ रहा हूँ कि इस चैनल पे फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे जितने भी वीडियोज अवेलेबल हैं कंटेंट के साथ, हर एक वीडियोज, ईच एंड एवरी वीडियो के कंटेंट को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप लोग डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ, उसका प्रिंट आउट निकालिए और उससे अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने थर्ड पॉइंट समझ लिया। मैं फिर से बता दूं क्या हमने पढ़ा कि मे बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, इसे प्रोसेस कर सकते हैं जो कि ओपननेस यानी व्यापार में स्वतंत्रता को बढ़ावा देता हो, ग्रोविंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस यानी कि अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था पे कितना इंटरडिपेंडेंट है ना, इसे क्या करता हो, ग्रो करता हो, इसके विकास दर को बढ़ाता हो, एंड डीपिंग इकोनॉमी इंटीग्रेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी जो अर्थव्यवस्था एक देश की हो वो ग्लोबल अर्थव्यवस्था में समाहित हो जाती हो, ये ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। So, globalization can also mean that countries liberalize their import protocols and welcome foreign investment into sectors that are main stage of its economy. अब इस पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से समझते हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स आपको थोड़ा ढक गया है क्या? थोड़ा सा मैं ऐसे हो जाऊं, ठीक है, चलिए चलेगा आपको। अब आपको आई होप अच्छे से दिख रहा होगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले इसे, फिर मैं वापस सही हो जाऊंगा। ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसे हम लोग कह सकते हैं डेट कंट्रीज लिबरलाइज देयर इंपोर्ट प्रोटोकॉल्स। अब इंपोर्ट क्या होता है, हमने पढ़ा था बिजनेस में कि इंपोर्ट का हिंदी अगर मैं बोलूं आयात, यानी कि किसी दूसरे कंट्री से क्या करना, गुड्स को जब हम क्या करते हैं अपने देश में मंगाते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वो क्या होता है, इंपोर्ट होता है। सो ग्लोबलाइजेशन कैन आल्सो मीन दैट कंट्रीज लिबरलाइज देयर इंपोर्ट प्रोटोकॉल्स, एक कंट्री क्या करे, इंपोर्ट प्रोटोकॉल्स को लिबरलाइज करे। अब यहाँ लिबरलाइज से क्या तात्पर्य है कि मतलब
कुछ उसमें छूट प्रदान करे, ठीक है, उसको लिबरलाइज करे से आप लोग समझ सकते हैं कि थोड़ा सा उसमें छूट प्रदान करे, रियायत दे, ठीक है, एकदम अच्छा वर्ड देखिए मिल गया मुझे, रियायत प्रदान करे। एंड वेलकम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट हो, उसे क्या करे, वेलकम करे इनटू सेक्टर्स, वैसे क्षेत्रों में डेट आर द मेन स्टेज ऑफ इट्स इकोनॉमी, जो कि उस देश के अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हो। यानी ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये आप सबसे पहले तो जो भी कंट्रीज के ग्लोबलाइजेशन की चर्चा कर रहे हैं, जैसे मैं अगर इंडिया के ग्लोबलाइजेशन की मतलब इंडिया के इकोनॉमी को लेकर मैं अगर चर्चा करूं, तो यहाँ के जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, इंपोर्ट प्रोटोकॉल्स को लिबरलाइज करे, यानी कि बाहर से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो वो कर सके, ठीक है, इनटू सेक्टर्स, वैसे सेक्टर्स में, वैसे क्षेत्रों में जो कि क्या हो, हमारे इकोनॉमी के मुख्य आधार हो। जैसे अगर मैं इंडिया को, ये आपने पढ़ लिया, मैं ऐसे हो जा रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ का जो मेन स्टेज है इकोनॉमी का, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है, वो हमने पढ़ा था, सबसे फर्स्ट आता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एंड देन सेकंड पे आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दैट इज, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहे हैं हमारे देश में, वो वैसे जगह पे इन्वेस्ट करें जो कि हमारा मेन स्टेज हो इकोनॉमी का। यानी अगर वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टेक्सटाइल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, हमारा अर्थव्यवस्था का जो विकास दर होगा वो बढ़ेगा। तो ये इस पॉइंट से स्टूडेंट ये कहना चाह रहा है। आई होप आप इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से समझ गए होंगे स्टूडेंट। अगर थोड़ा सा भी कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको हर एक वर्ड का मतलब समझाते हुए चल रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए स्टूडेंट। अगर फिर भी रह जाता है तो आपके पास नोट्स है, आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप 3 बार 4 बार 10 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो मीन्स डैट countries liberalize their visa rules and procedures so as to permit the free flow of people from country to country। फिर से समझिए क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि एक कंट्री क्या करे, वो लिबरलाइज करे अपने इंपोर्ट प्रोटोकॉल्स को। तो जब वो इंपोर्ट प्रोटोकॉल्स को लिबरलाइज करेगी तो क्या होगा, वहां पे इंपोर्ट में क्या होता है, हम किसी गुड्स को एक जगह से, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो जब हम इंपोर्ट, यानी कि जब गवर्नमेंट इंपोर्ट प्रोटोकॉल्स को लिबरलाइज करेगी, थोड़ी रियायत प्रदान करेगी, तो इंपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमने देखा ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, है ना, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पीपल। तो ये जो पीपल, थर्ड जो पॉइंट्स है, पीपल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आएंगे, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो वीजा के साथ आते हैं, है ना। सो ग्लोबलाइजेशन कहता है कि सरकार क्या करे, किसी कंट्री की वीजा रूल्स को लिबरलाइज करे, यानी कि वीजा बनाने का जो प्रोसेस होता है, जो तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है, उसका समाधान प्रदान करे, ठीक है, एंड प्रोसीजर्स सो एज टू परमिट द फ्री फ्लो ऑफ पीपल फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि कोई कंट्री, किसी कंट्री की सरकार क्या करे, वहां के वीजा रूल्स के प्रोसीजर्स को क्या करे, लिबरलाइज करे, थोड़ी सुविधा प्रदान करे, ताकि आसानी से लोग वीजा बना सके और उस देश में दूसरे कंट्री से, दूसरे देश से लोग आ सके, फ्री फ्लो मतलब उस कंट्री में हो सके, ठीक है। इट इंक्लूड्स, यानी कि ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या आता है, ओपनिंग इकोनॉमी फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय लोअरिंग फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड लॉ, यानी कि क्या करे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को छूट प्रदान करे, स्वतंत्रता प्रदान करे, ताकि वो क्या कर सके, किसी भी अपने कंट्री में आकर के इन्वेस्टमेंट कर सके, ठीक है। उसके जो भी रेगुलेशन है, लॉ है, उसमें थोड़ी रियायतें प्रदान करे। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग टैरिफ विथ क्योटा, जो भी शुल्क दर है, टैरिफ है, उससे क्योटा के साथ रिप्लेस करना, एंड अदर क्वांटिटेटिव बैरियर्स, जो भी अलग अलग क्वांटिटेटिव बैरियर्स हैं, बाधाएं हैं, उन्हें दूर करना, एंड सक्सेसिवली लोअरिंग टैरिफ रेट्स, और जो भी टैरिफ रेट्स लगते हैं, शुल्क लगते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, उसे क्या करना, कम करना। प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट थ्रू चेंज इन एक्सचेंज रेट, जब कोई किसी चीज का एक्सपोर्ट होता है, किसी सामान का एक्सपोर्ट होता है, तो वहां पे जो एक्सचेंज रेट लगता है उसे क्या करना, चेंज करना, उसे कम करना, ताकि एक्सपोर्ट क्या हो सके, प्रमोट हो सके, ठीक है।
इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, बिल्कुल ये हमने अभी पॉइंट्स में भी पढ़ा था कि जो इंपोर्ट होता है उसे लिबरलाइज करना, यानी कि इंपोर्ट करते वक्त हमने इस पॉइंट में पढ़ा था, देखिए कि वो क्या करे, इंपोर्ट प्रोटोकॉल्स को लिबरलाइज करे। जस्ट वही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि इंपोर्ट को लिबरलाइज करना। नेक्स्ट है ओपनिंग अप फॉरेन कैपिटल, जो भी विदेशी पूंजी हो उसे क्या करना, फ्री फ्लो, उसे ओपनिंग अप यानी कि उसे एक तरह से छूट प्रदान करना, स्वतंत्रता प्रदान करना, ताकि वो क्या कर सके, हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सके। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग ग्लोबलाइजेशन के टर्म्स को अच्छे से समझ गए होंगे अभी तक। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या क्या कारण है, ऐसे क्या क्या कॉज हैं जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन होता है, या ग्लोबलाइजेशन को जिससे बढ़ावा मिला है या मिलता है, इनको हम लोग समझते हैं, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो कॉजेज को अगर हम मेन कॉजेज की बात करें, हालांकि काफ़ी सारे इसके कॉजेज हैं, कारण हैं। तो मेन है स्टूडेंट टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गया है, एमएनसीज आ गई हैं, लोअर टैरिफ्स जो कि शुल्क दर है वो काफ़ी कम हो गया है, ट्रांसपोर्ट हमारा इम्प्रूव हुआ है, लेबर मोबिलिटी हुई है, कैपिटल की भी मोबिलिटी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो इन सभी को हम लोग एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पे इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी क्या हुई है, अगर मैं आज से कई दशक पहले की बात करूं तो उस समय जो टेक्नोलॉजीज थी और अभी जो टेक्नोलॉजीज है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। जैसे अभी आप हमारे वीडियोज को कैसे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप आज से अगर 15 साल पीछे जाएं, 15 साल तो नहीं, आज से अगर 20 साल पीछे जाएं तो ऐसा कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था। ठीक है, so the development of communication technologies such as internet, email and mobile phones have been vital to the growth of globalization because they help MNCs to operate throughout the वर्ल्ड। जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट है, यानी कि आपस में जो संचार के माध्यम है, एक लोग यानी कि लोग दूसरे लोगों से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। तो वो जो टेक्नोलॉजीज है वो काफ़ी डेवलप हुई है। क्या क्या, जैसे इंटरनेट का आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज किया जा रहा है, ईमेल हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, जो कि एक तरह से बोला जाए तो लाइफ का हिस्सा बन गई हैं ये सारी चीज़ें। हैव बीन विटल टू द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि ग्लोबलाइजेशन के ग्रोथ में, विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। क्यों? क्योंकि दे हेल्प एमएनसीज टू ऑपरेट थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, उन्हें क्या करती है, उन्हें ये हेल्प करती है, सहायता प्रदान करती है कि वो पूरे वर्ल्ड में उनके जितने भी सेंटर्स हैं उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं एक जगह से, है ना। ये इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के थ्रू सक्षम हो पाया है कि आज की जो एमएनसीज है, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो एक जगह से बैठे बैठे रिमोट कंट्रोल के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने सारे जो भी उसके सेंटर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उसे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पे जो लोग हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू ईमेल, और थ्रू रियल टाइम उनसे बात कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अगर उन्हें सिर्फ ऑडियो पे स्पीकिंग करना हो तो मोबाइल फोन्स का यूज कर सकते हैं। मीन्स जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी बढ़ गई है इन 2 दशकों में। ठीक है, so the development of satellite TV channels have also provided worldwide marketing avenues for the concept and products of globalization। बिल्कुल, जो सैटेलाइट टीवी चैनल्स का डेवलपमेंट है ना, पहले जो टीवी चैनल्स थे इस प्रकार के नहीं थे, आजकल सैटेलाइट टीवी चैनल्स हो गए। और हम लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग चैप्टर में पढ़ा था किसके बारे में, ये देखिए, हमने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग सब्जेक्ट में पढ़ा था, आप लोगों ने 5th सेम में पढ़ा था। ये मैं टॉपिक भूल रहा हूँ, टॉपिक क्या था इसमें हमने पढ़ा था, ये चलिए हटाइए, अब मैं भूल गया। तो उसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक था, हाँ प्रोपगेशन पढ़ा था हमने ना, ग्राउंड प्रोपगेशन, और उसमें एक था सैटेलाइट प्रोपगेशन या स्काई प्रोपगेशन, और तीसरा था लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। तो वो जो सैटेलाइट प्रोपगेशन था वो यहाँ सैटेलाइट टीवी चैनल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सैटेलाइट टीवी चैनल्स में क्या होता है कि जो
कम्युनिकेशन होता है, जैसे जो सेंडर है वो क्या कर रहा है, पहले सैटेलाइट पे सिग्नल को भेज रहा है और देन सैटेलाइट से रिसीवर के पास रिसीव हो रहा है, दैट इज स्काई प्रोपगेशन। तो जब ये सारा डेवलपमेंट हुआ है, जिससे क्या हुआ है, वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग एवेन्यू, जो कि वर्ल्ड वाइड जो मार्केटिंग है उसे एक रास्ता प्रदान किया है फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ताकि वो क्या कर सके, अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबलाइज्ड कर सके, यानी कि तरह तरह के देशों में क्या कर सके, उसका प्रचार प्रसार कर सके, है ना। जैसे अगर सैटेलाइट टीवी चैनल्स का यहाँ से जब कॉन्सेप्ट आया है, तो अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है और मैं चाहता हूँ कि विदेशों में भी क्या हो, उसका प्रचार हो, एडवर्टाइज हो, तो सैटेलाइट टीवी चैनल्स के माध्यम से ये सारा संभव हो पाया है। ठीक है, सो ये इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी काफी अहम भूमिका निभाता है ग्लोबलाइजेशन में। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट। ये भी क्या है, एक कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। सो आज से अगर हम कई दशक पहले की बात करें स्टूडेंट, तो उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन का जरिया था, जो यातायात के साधन थे, मैं यहाँ पे एक शहर से दूसरे शहर नहीं, मैं एक देश से, एक कंट्री से दूसरे देश की बात कर रहा हूँ, दूसरे कंट्री की। तो लगभग जो सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते थे वो बाय किसके द्वारा होते थे, शिप के द्वारा होते थे। ठीक है, लेकिन आज के अगर हम बात करें तो बल्क शिपिंग का जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट, और जो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट भी क्या हुआ है, काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया है। तो ये अलाउ करता है कि हम मास मूवमेंट ऑफ गुड्स कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि काफी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट्स को एक जगह से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। दिस एसिड्स ग्लोबलाइजेशन, जो कि ग्लोबलाइजेशन को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ये ग्लोबलाइजेशन का एक प्रमुख कारण है, यानी कि हमारा ट्रांसपोर्ट इंप्रूव हुआ है, जिसके कारण क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। नेक्स्ट है स्टूडेंट इम्प्रूव्ड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। बिल्कुल, यानी कि कैपिटल से यहाँ क्या तात्पर्य है, पूंजी से तात्पर्य है, और मोबिलिटी का यहाँ पे मतलब है गतिशीलता। पूंजी को स्टूडेंट यहाँ पे गतिशीलता मिली है, यानी कि फ्री फ्लो ऑफ यहाँ पे कैपिटल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो सकता है। अगर हम बात करें फ्यू डिकेड्स पहले की, यानी कुछ दशक पहले की, देयर हैज बीन अ जनरल रिडक्शन इन कैपिटल बैरियर्स, यानी कि कुछ दशक से क्या हुआ है, जो कैपिटल बैरियर्स थी, यानी जो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल में जो जो बाधाएं थी, वो क्या हुई, काफी रिड्यूस हुई है, काफी कम हुई है, मेकिंग इट इजियर फॉर कैपिटल टू फ्लो बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमी, जो कि हेल्प करती है कि जो हमारा कैपिटल पूंजी है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से इजिली फ्लो कर सकती है, मूव कर सकती है। दिस हैज इंक्रीज्ड द एबिलिटी फॉर फर्म्स टू रिसीव फिनेंस, जो कि जो भी इंडस्ट्री है, फिनेंस है, उन्हें उनके फिनेंस को रिसीव करने में सहायता प्रदान करते हैं। इट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड द ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ग्लोबल फिनेंशियल मार्केट्स। इसका यही मतलब है कि ये ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देता है, यानी हम लोग ग्लोबल फिनेंशियल मार्केट से इंटरकनेक्ट हो सकते हैं जब हमारा क्या हुआ है, कैपिटल का मोबिलिटी इंक्रीज हुआ, यानी जो हमारा पूंजी है उसमें गतिशीलता आई है। नेक्स्ट हमारा कॉज है स्टूडेंट इम्प्रूव्ड मोबिलिटी ऑफ लेबर, यानी लेबर जो श्रम है उसमें भी गतिशीलता आई है। अब उसमें कैसे, people are more willing to move between different countries in search for work, यानी कि जो लोग हैं, हमने पढ़ा था ग्लोबलाइजेशन क्या है, फ्री मूवमेंट ऑफ, हमने देखा था गुड्स, सर्विसेज एंड पीपल। तो ये जो थर्ड टर्म्स है स्टूडेंट, पीपल मूव कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो यहां से क्या हुआ है, श्रम में गतिशीलता आई है ना। मीन्स क्या, लोग इच्छा प्रकट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि यहाँ जगह से तात्पर्य कंट्री से है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने की, किस लिए, इन सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड रेमिटेंसेस नाउ प्ले अ लार्ज रोल इन ट्रांसफर्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। जो ग्लोबल ट्रेड रेमिटेंसेस है, यानी जो उन्हें एक तरह से सैलरी जो प्रदान किया जाता है, वो एक अहम भूमिका निभाता है कि लोग डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज की ओर मूव कर रहे हैं।
ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, श्रम में जो गतिशीलता आई है उसके कारण ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ है, काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ग्लोबलाइजेशन को भी गति मिली है। नेक्स्ट आपका कॉज है स्टूडेंट द ग्रोथ ऑफ एमएनसीज, और जो कि बहुत बड़ा कारण है ग्लोबलाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन में जो बढ़ावा आया है इसके कारण। The rapid growth of big MNCs such as Microsoft, McDonald's and Nike is a cause as well as a consequence of globalization। इस पॉइंट्स को ध्यान से समझिए स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज का रैपिड ग्रोथ जो हुआ है, दैट इज आप माइक्रोसॉफ्ट को ले लीजिए, मैकडोनाल्ड्स और नाइकी, ये एक कारण है ग्लोबलाइजेशन का, जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन हुआ है। एज वेल एज कंसिक्वेंस, यानी इसके साथ साथ ये परिणाम भी है ग्लोबलाइजेशन का। मतलब क्या, इस पॉइंट को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी, जो अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनका जब ग्रोथ हुआ है तो ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। चूंकि मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती हैं उनके जो एक तरह से क्या बोला जाए सेंटर होते हैं वो काफी देशों में होते हैं, तो उससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है। ठीक है, और जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है तो मल्टीनेशनल कंपनी इंक्रीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनी का ग्रोथ बढ़ता है। यानी ये एक दूसरे पे एक तरह से बोला जाए तो इंटरडिपेंडेंट है। मीन्स द ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, ये कारण भी है ग्लोबलाइजेशन के और परिणाम भी है, कंसिक्वेंस भी है। जब मल्टीनेशनल कंपनीज का ग्रोथ होता है तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, और जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है तो यानी मल्टीनेशनल कंपनी का ग्रोथ होता है। ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है तो काफी सारे नई नई मल्टीनेशनल कंपनियां जो है मार्केट में आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द इन्वेस्टमेंट ऑफ एमएनसीज इन फार्म्स, माइंस एंड फैक्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इज अ मेजर पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो क्या करती है, वो अलग अलग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है। और हमने पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। और अगर वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इकोनॉमी के मेन स्टेज पे हो, यानी कि जो हमारा अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, जैसे अगर भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी आए और वो कृषि पे इन्वेस्टमेंट करे, एग्रीकल्चर पे या टेक्सटाइल पे इन्वेस्टमेंट करे, तो उससे क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था का भी काफी ज्यादा ग्रोथ होगा और उस मल्टीनेशनल कंपनीज को भी काफी अच्छा मुनाफा प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो ये काफी एक मेजर पार्ट है, एक अहम भूमिका ग्लोबलाइजेशन में ये निभाती है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन अलाउज एमएनसीज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन अ मासिव स्केल थ्रू आउट द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन अलाउ करता है एमएनसीज को कि वो काफी ज्यादा मात्रा में, मासिव स्केल में क्या कर सकते हैं, गुड्स को यानी अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं और उन्हें क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उन्हें सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट एक कारण किसका, ग्लोबलाइजेशन का। तो हमने क्या क्या देखा ग्लोबलाइजेशन के कारण। फर्स्ट हमने देखा स्टूडेंट इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है स्टूडेंट, उसके कारण ग्लोबलाइजेशन काफी ज्यादा, काफी हद तक बढ़ा है। नेक्स्ट हमने देखा इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हो गया है जिसके कारण एक जगह से दूसरे जगह पे यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी आसान हो गया है। नेक्स्ट हमने देखा इम्प्रूव्ड मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, जो पूंजी में गतिशीलता आई है, एक जगह से दूसरे जगह से फ्री फ्लो जो हो सकता है फिनांस का, उससे ग्लोबलाइजेशन को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है। नेक्स्ट हमने देखा इम्प्रूव्ड मोबिलिटी ऑफ लेबर, यानी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना चाह रहे हैं काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, है ना। पहले लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं। ठीक है, तो इससे ग्लोबलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ा है। लास्टली हमने देखा स्टूडेंट द ग्रोथ ऑफ एमएनसी, जो कि एक मेजर पार्ट है। और अगर आपसे पूछा जाए कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ये तो लिखना ही लिखना है द ग्रोथ ऑफ एमएनसी। मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं जिसके कारण ग्लोबलाइजेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। हमारा इकोनॉमी जो है वो दूसरे देशों की इकोनॉमी के साथ क्या हो रहा है, इंटरकनेक्टेड हो रहा है, और यही तो ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, यही वैश्वीकरण है। तो ये हमने स्टूडेंट कॉजेज देख लिया। अब हमें देखना है स्टूडेंट, जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था पे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, ये हमें समझना है। तो आइए हम लोग प्रभाव में देखिए। अब
कुछ अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं, कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, है ना। तो हम लोग एडवांटेजेस को भी देखेंगे, एडवांटेजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, देन डिसएडवांटेजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। सो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट एडवांटेजेज की, ठीक है। सो इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी, यानी ग्लोबलाइजेशन से भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा है। जो इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसका विकास दर काफी ज्यादा बढ़ा है, यानी ग्रोथ रेट उसका काफी ज्यादा बढ़ा है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है ना, काफी ज्यादा लेबर मौजूद है। और ये एक तरह से बोला जाए तो यहाँ से एक पहलू डिसएडवांटेज का भी हो सकता है कि श्रमिकों का एक तरह से शोषण किया जा रहा है ना। तो हम लोग डिसएडवांटेज में देखेंगे उस पार्ट को। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, ये एडवांटेज है बिल्कुल। एक्सपोर्ट यानी कि जो हम लोग एक अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में हम लोग जो प्रोडक्ट को भेज रहे हैं उसमें काफी ज्यादा बढ़ावा मिला है। इंक्रीज इन फॉरेक्स, हमारे पास जब हमारे पास एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिला है तो ऑब्वियस सी बात है कि विदेशी पूंजी काफी ज्यादा, विदेशी मुद्रा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ी है हमारे पास। डिक्रीज इन फॉरेन डेब्ट, जो विदेशी कर्ज है वो काफी ज्यादा कम हुए हैं। कंज्यूमर सोवरेंटी, बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन में स्टूडेंट यहाँ पे जो एकदम मेन एडवांटेज है वो क्या है, कंज्यूमर सोवरेंटी। यहाँ पे जो कंज्यूमर, जैसे हम अगर कंज्यूमर हैं एज ए एंड यूजर, तो हम सोवरेंटी क्या बोला जाए हिंदी में टर्म्स देखिए, एक तरह से संप्रभुता रहती है हमारी यहाँ पे, ठीक है। मीन्स क्या, जैसे अगर हम बात कर ले, जैसे देखिए मान लिया जाए ये एक पेन है, ठीक है। ये पेन की प्राइस, पेन का प्राइस मान लीजिए 20 रुपये है, ठीक है। और 20 रुपीज में आपको कोई और पेन मिल रहा है जो कि इससे ज्यादा कंफर्टेबल है, और मान लिया जाए कि उसका इंक भी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस पेन को परचेज कीजिएगा, ना कि इस पेन को परचेज कीजिएगा। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है, जो एंड यूजर होता है, वो संप्रभु होता है, उसे स्वतंत्रता होती है, वो जहां से चाहे वहां से अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज को ले सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, बिल्कुल जो फॉरेन कैपिटल है, विदेशी पूंजी है, वो फ्री फ्लो हो सकती है। मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज भी आजकल क्या हो सकते हैं, फ्री फ्लो एक जगह से दूसरे जगह। जैसे मान लिया जाए किसी दूसरे देश में अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, किसी दूसरे कंट्री में, चाहे वो 7 समुंदर पार हो, तो उसे इस कंट्री में, यानी कि एक दूसरे कंट्री में आने में कितना वक्त लगता है ना। आजकल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, मतलब मिनट भी नहीं लगता है, वहां पे हुआ और यहाँ पे पता चल जाता है, ऐसा हो गया है। तो ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये सारे क्या है, ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज है ये सारे। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्रीज ड्यू टू कंपटीशन। अब देखिए कंपटीशन बढ़ा, ये डिसएडवांटेज है, लेकिन यहाँ एडवांटेज क्या है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्रीज हुआ है। यानी कि जैसे अगर आप एक रियल लाइफ एग्जांपल लें, जैसे मान लिया जाए आजकल फूड डिलीवरी के काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं। ये मैंने तो मंगाया भी नहीं है कभी, कौन कौन है देखिए, जैसे जोमेटो है, और आपका जोमेटो से लोग क्या मंगाते हैं, खासकर पिज्ज़ा मंगाते हैं, और आपका कौन कौन पिज्ज़ा डिलीवर करता है, जैसे डोमिनोज हो गया, हाँ 2 ले लेते हैं, ठीक है। डोमिनोज है, जोमेटो है। मान लिया जाए जोमेटो में आपको कोई पिज्ज़ा मिल रहा है कुछ रुपए में, ठीक है, और डोमिनोज में भी उसी प्राइस में आपको कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, उससे अच्छा आपको मान लिया जाए पिज्जा मिल रहा है। अब मैंने तो कभी देखा नहीं है, तो आप लोग जैसा समझ ले, आपको अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि उसे आप क्या कीजिएगा, चूज कीजिएगा। अब ऐसा हो सकता है मान लिया जाए कि किसी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों को छोड़ के उसका सर्विस काफी अच्छा हो, यानी कि आपने ऑर्डर किया और 5 मिनट के अंदर में आपके पास आ गया, और भी काफी सारी चीजें हो सकती है। तो यहाँ से देखिए आपको कंज्यूमर सोवरेंटी वाली भी थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है, जो एंड यूजर है, वो फ्री है, वो संप्रभु है, यानी कि मेरी जो इच्छा होगी हम वो करेंगे, उस इंडस्ट्री को हम चूज करेंगे। हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाते हैं। अब ये डिसएडवांटेज भी है कि कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन एडवांटेज एज एंड यूजर ये है कि हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस है, हम आइदर किसे चूज करें ये हम पे निर्भर करता है। और ऑब्वियस सी बात है कि जिस प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन हमें बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी, हम उसे चूज करेंगे। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ गुड्स उन्हें इंक्रीज करना होगा, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट डिसएडवांटेज की कि आखिर इंडियन इकोनॉमी पे क्या क्या डिसएडवांटेज हुआ है ग्लोबलाइजेशन का। सो जो डिसएडवांटेज है स्टूडेंट इंडियन इकोनॉमी पे ग्लोबलाइजेशन का, फर्स्ट है आपका अनइक्वल इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज का, वो अनइक्वल हो रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो डिफरेंट कंट्रीज का इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो एक दूसरे में उनको समाहित करना, यानी कि एक ग्लोबल इकोनॉमी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया। लेकिन जो ग्रोथ हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज का, वो तो इक्वली नहीं हो पा रहा है, वो अनइक्वल हो रहा है, जो कि एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है माइग्रेशन, और ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, ग्लोबलाइजेशन का। यानी कि लोग एक जगह से दूसरे जगह, और यहाँ जगह से तात्पर्य कंट्री से है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में काफी ज्यादा संख्या में पलायन कर रहे हैं, जिससे वहाँ के भौगोलिक संरचना पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और यहाँ से इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, जो कि एक डिसएडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का। तो माइग्रेशन हमेशा से एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा है स्टूडेंट ग्लोबलाइजेशन का, जो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे पलायन करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग चांस ऑफ ग्लोबल रिसेशन। क्या हो सकता है, यानी ग्लोबल रिसेशन का मतलब यहाँ पे विश्वव्यापी मंदी आ सकती है, इसका चांस बढ़ जाता है। कैसे, अब हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी है, वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है ना। तो अगर एक इकोनॉमी पे कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कुछ इफेक्ट होता है, जिससे वो इकोनॉमी में क्या हो जाता है, गिरावट आ जाता है, तो इसके कारण जो दूसरे इकोनॉमीज है कंट्रीज के, जो उससे इंटरकनेक्टेड है, उस पे भी इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा ही पड़ेगा, जिससे एक वैश्विक मंदी बोला जाए तो उसका चांसेस हमेशा ग्लोबल रिसेशन का बना रहता है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चीप लेबर मार्केट। जैसा हमने पढ़ा था पीछे कि यहाँ पे श्रम आपको काफी सस्ते में मिल जाता है, ठीक है, यानी जो श्रमिक होते हैं मार्केट में, वो काफी सस्ते में मिल जाते हैं, और उसका उनका शोषण किया जाता है एमएनसीज के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का। नेक्स्ट है हार्मफुल फॉर लोकल कल्चर। लोकल कल्चर के लिए ये काफी ज्यादा हार्मफुल है। क्यों, क्योंकि जो लोकल कल्चर होते हैं वो टिक नहीं पाते, स्टे नहीं कर पाते इनके सामने। क्या आप छोटे छोटे इंडस्ट्रीज की बात कर ले, वो नहीं टिक पाते हैं। नेक्स्ट है इनकरेजेस द डेवलपमेंट। जो ग्लोबलाइजेशन है वो डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, बट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीजेज, लेकिन ये काफी ज्यादा बीमारियों को भी फैलाता है। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज जॉबलेसनेस, और ये भी बहुत बड़ा स्टूडेंट डिसएडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का। क्यों, अब जॉबलेसनेस कैसे हो सकता है, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है स्टूडेंट, उसमें हमेशा से एक ये खतरा बना रहता है कि आपका जॉब जो है वो जा सकता है, आपका जॉब छिन सकता है। कैसे, हमने पढ़ा कि इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी एक कॉजेज है ग्लोबलाइजेशन का। टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन इम्प्रूव्ड होते जा रही है हमारी, जिससे ग्लोबलाइजेशन क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो जो एम्प्लॉइज हैं, जो पीपल हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उन्हें भी उन टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि उस बदलते दुनिया के साथ, बदलते टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को उस ढंग से नहीं बदल सकता है, उस नए टेक्नोलॉजी को नहीं सीख सकता है, उस नए टेक्नोलॉजी के साथ वर्क नहीं कर सकता है, तो ये ऑब्वियस है कि ऑर्गेनाइजेशन उससे जॉब वापस ले लेगी। आगे बात, तो हमेशा से ये खतरा बना रहता है कि आपका जॉब जो है वो जा सकता है। नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। आतंकवादी गतिविधियों का खतरा बना रहता है। क्यों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा कि फ्री मूव ऑफ, है ना, फ्री मूव ऑफ क्या क्या हमने पढ़ा, गुड्स पढ़ा, सर्विसेज एंड पीपल, है ना। तो ये जो पीपल था, जो थर्ड पॉइंट हमने देखा, ये क्या कहता है कि फ्री मूवमेंट हो सके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पीपल का। तो यहाँ पे पीपल का जब फ्री मूवमेंट होगा, तो कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसे पीपल हो सकते हैं जो कुछ उन संगठनों से जुड़े हो सकते हो, है ना। तो यहाँ पे खतरा बना रहता है टेररिस्ट एक्टिविटी का हमेशा से। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कंपटीशन फॉर इंडियन मार्केट। बिल्कुल, इन्होंने इंडियन मार्केट के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज कर दिया है। और अगर आप बात करें जैसे छोटे छोटे लेवल की, जैसे
किसकी बात करें, जैसे हमने बात किया था अभी, हाँ अभी हमने जोमेटो और डोमिनोज का एग्जाम्पल लिया था, है ना। तो क्या सिर्फ जोमेटो और डोमिनोज ही पिज्ज़ा बनाते हैं? क्या ऐसा नहीं है कि जो छोटे छोटे दुकानदार है वो भी पिज्ज़ा बनाकर सेल करते हैं, लेकिन उनके साथ क्या हुआ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अगर मान लिया जाए वो ज़्यादा प्राइस ले रहे हैं आपसे, और जो जोमेटो या दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे कम प्राइस ले रही है, आपको होम डिलीवरी दे रही है, आपको सर्विसेज अच्छा दे रही है, तो आप उन्हें चूज करेंगे, उन्हें प्रीफर करेंगे आप। तो यहाँ पे कंपटीशन इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, और ये भी बहुत बड़ा स्टूडेंट डिसएडवांटेज है ग्लोबलाइजेशन का, कि जो रिच और पुअर के बीच में डिफरेंसेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। जो गैप है, यानी अमीर और अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब होते चले जा रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अभी हमने पढ़ा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है। अब चूंकि हमने देखा कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं, ऐसा हो जाए कि एक कंट्री है वहां की पॉपुलेशन एकाएक काफी ज्यादा बढ़ जाए, और एक ऐसी कंट्री है जहां की पॉपुलेशन एकदम से कम हो जाए, तो जो भौगोलिक परिस्थिति होंगी उस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेड होगा, यानी हमारे वातावरण पे इसका काफी ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मफुल फॉर अ स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्री, ये भी बहुत बड़ा स्टूडेंट डिसएडवांटेज है, कि जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, हम स्मॉल छोटे स्तर की बात करें, ग्रामीण स्तर की बात करें, जो ग्रामोद्योग होते हैं वो जो है खतरे में आ जाते हैं, और काफी सारे ऐसे ग्रामोद्योग हैं जो कि बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट में स्टे नहीं कर पाते, टिक नहीं पाते हैं, है ना, एमएनसीज इनको टिकने नहीं देती है। और हमने जैसा कहा कि अगर आपको कोई उसी प्राइस में या उससे कम प्राइस में आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसे चूज कीजिएगा, ना कि आप ग्राम उद्योग उस समय देखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो ये स्मॉल और छोटे छोटे विलेज इंडस्ट्री है ये अब एकदम खत्म होने के कगार पर है, और ये एक डिसएडवांटेज है। लोकल कल्चर हमारा खत्म होते जा रहा है, ये एक डिसएडवांटेज है। हमारे जो पुराने जो तरीके हैं, तौर तरीके, वो खत्म होते जा रहे हैं, ये एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अगर मैं समराइज करूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने देखा, शुरुआती से बात करें तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ना, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। शुरू से बात करूं तो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, एंड गुड्स के बाद क्या था आपका सर्विसेज, एंड देन पीपल। ये क्या करते हैं, अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी भी कंट्री का यहाँ पे बॉर्डर ना हो। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का यही एक कॉन्सेप्ट है कि ट्रेड को एक तरह से क्या किया जाए, एक वैश्विक रूप दिया जाए। देन हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन का आखिर नीड क्यों पड़ा, ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट डेफिनेशंस देखे, यानी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में उसके डेफिनेशन हमने देखे। देन हमने देखा कि कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या क्या है, आखिर किन किन कारणों की वजह से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला है। देन हमने उसके बाद देखा उन सारे जो पॉइंट्स थे, जैसे इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी, है ना, लेबर मोबिलिटी, कैपिटल मोबिलिटी, और भी डिफरेंट सारे ग्रोथ ऑफ एमएनसीज हो गया, ये सारे पॉइंट्स को देखें। देन हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के द्वारा इंडियन जो इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा है। कुछ एडवांटेजेस को हमने देखा, एंड देन कुछ डिसएडवांटेजेस को देखा। तो ये टोटल था स्टूडेंट आपका ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको मैनेजमेंट, जो आपका सिलेबस है मैनेजमेंट का, उसमें आपको पढ़ना था फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ बिजनेस में। यहाँ पे आपका ग्लोबलाइजेशन टोटली फिनिश हो गया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट में आईपीआर, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये क्या होता है, ठीक है। तो इसके जानने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो को स्टूडेंट देखिए, ठीक है। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे डिस्कस करेंगे आईपीआर को। वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हम लोग बहुत जल्द 5-10 दिन में जो मैनेजमेंट का सिलेबस है उसको कंप्लीटली फिनिश करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।